हेलो गाइस। ये वीडियो में मुझे बेसिस एंड बेसिस रिस्क के बारे में बात करनी है। लेकिन बेसिस एंड बेसिस रिस्क के बारे में बात करने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में काम आएगा। वो कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर्स प्राइस टू स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एट एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर्स प्राइस होगा और जो स्पॉट प्राइस होगा वो इक्वल होगा या ऑलमोस्ट इक्वल होगा। क्योंकि अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो देयर विल बी एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। एवरीवन विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट दिस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एंड जिसकी वजह से फ्यूचर्स प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा और वो कन्वर्ज हो जाएगा टू द स्पॉट प्राइस। अब बात करते हैं बेसिस एंड बेसिस रिस्क की। तो पहले बेसिस होता क्या है वो देख लेते हैं। बेसिस होता है spot price of the asset to be hedged minus futures price of contract used। अब ऐसे क्यों लिखा spot price of asset to be hedged minus futures price of contract used? ये क्यों लिखा वो समझते हैं। आप ये एग्जाम्पल कंसिडर कर लो कि एक फार्मर है। फार्मर के पास वीट है एंड द फार्मर विल सेल हिज वीट इन द फ्यूचर। इफ द फार्मर विल सेल हिज वीट इन द फ्यूचर तो वीट का प्राइस अगर फ्लक्चुएट होगा तो फार्मर को डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी मिलेगा। तो अगर वीट का प्राइस इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फार्मर को कम पैसा मिलेगा और क्योंकि फार्मर को कम पैसा मिलेगा इसके लिए उसको रिस्क है। द रिस्क इज दैट द प्राइस इज चेंजिंग। तो इस केस में फार्मर क्या करेगा, ही विल ट्राई टू हेज हिज रिस्क। अब वो जाएगा फ्यूचर्स एक्सचेंज पे। जब वो एक्सचेंज पे गया, अगर एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिस्टेड विथ वीट एज द अंडरलाइंग एसेट तो इस केस में स्पॉट प्राइस ऑफ द एसिड टू बी हेज्ड इज वीट एंड फ्यूचर्स प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विथ वीट एज द अंडरलाइंग एसिड देन ऑब्वियसली विल यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में एसिड टू बी हेज्ड एंड द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग एसिड बोथ आर द सेम। बट ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। तो दूसरा एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लो। एक पर्टिकुलर स्टॉक है। आप समझ लो ये एबीसी कंपनी का स्टॉक है। एबीसी कंपनी का स्टॉक इज पार्ट ऑफ निफ्टी 50 बट उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अलग से लिस्टेड नहीं है। यानी कि द एसेट टू बी हेज्ड इज एबीसी कंपनी का स्टॉक। ऐसे कंसिडर कर लो कि यू हैव एबीसी कंपनी का स्टॉक विद यू एंड यू विल सेल इट इन द फ्यूचर। इफ यू आर प्लानिंग टू सेल एबीसी कंपनी का स्टॉक इन द फ्यूचर द प्राइस कैन चेंज इन द फ्यूचर। इफ द प्राइस इज टू लो you will have less money, and because you can have less money, that is why there is risk। तो एसिड टू बी हेज्ड इज एबीसी कंपनी का स्टॉक। आप फ्यूचर्स एक्सचेंज पे जाते हो टू फाइंड द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जिसका अंडरलाइंग एसेट इज एबीसी कंपनी का स्टॉक। बट फ्यूचर्स एक्सचेंज पे एबीसी कंपनी के स्टॉक का अंडरलाइंग एसेट ऐसा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको ये मालूम है कि एबीसी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है। अगर एबीसी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है तो आप ऐसा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो जिसका अंडरलाइंग एसेट निफ्टी 50 है। तो इस केस में द एसेट टू बी हेज्ड इज एबीसी कंपनी का स्टॉक बट द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड इज द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विद द अंडरलाइंग एसेट विच इज निफ्टी 50। तो इसके लिए ऐसे लिखते हैं बेसिस इक्वल टू स्पॉट प्राइस ऑफ एसेट टू बी हेज्ड माइनस फ्यूचर्स प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड। अब इसकी बात करते हैं। What will be the basis if the asset to be hedged and the asset underlying the futures contract is the same? यानी कि आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हो, asset to be hedged wheat है and asset underlying the futures contract is the same। मतलब futures contract ऐसा exist करता है जिसका underlying asset wheat है and asset to be hedged भी wheat है। तो मतलब दोनों assets are the same and the futures contract is at expiry। अब if the futures contract is at expiry तो स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर्स प्राइस विल बी द सेम। हमने बात की है एट एक्सपायरी देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ स्पॉट प्राइस टू फ्यूचर्स प्राइस। तो मतलब स्पॉट प्राइस ऑफ द एसेट एंड द फ्यूचर्स प्राइस ऑफ द एसेट विल बी सेम। तो बेसिस का डेफिनेशन क्या है, बेसिस का डेफिनेशन है स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस। अगर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस सेम है एंड एसेट टू बी हेज्ड एंड द एसेट अंडरलाइंग द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये भी सेम है तो बेसिस जीरो हो जाएगा। तो इस केस में बेसिस जीरो होगा बिकॉज there's a convergence of futures price to spot price when futures reach maturity। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो बहुत ऑब्वियस है, बेसिस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू द नेक्स्ट अगर बेसिस इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप ऐसे समझ लो व्हेन गोइंग फ्रॉम T1 टू T2 अगर बेसिस इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस, और अगर बेसिस डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं वीकनिंग ऑफ बेसिस। अब आगे बात करते हैं S1 क्या होता है। हम नोटेशंस देख लेते हैं जो नोटेशंस हमें आगे काम आएंगे।
S1 is spot price at time T1 and F1 is futures price at time T1. आप T1 को ऐसे कंसिडर कर सकते हो, T1 is the time at which you will decide to take the hedge. तो हमेशा ये दिमाग में याद रखना, T1 is the time at which you will take the hedge. अब दूसरा नोटेशन, S2 is spot price at time T2 and F2 is futures price at time T2. तो T2 is the time at which you will decide to close the hedge. तो T1 is the time at which you open the hedge, T2 is the time at which you close the hedge. तो बेसिस वन क्या हो जाएगा, बेसिस वन हो जाएगा S1 माइनस F1. हमने बेसिस के डेफिनेशन की बात की, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस. तो B1 मतलब बेसिस एट टाइम T1 इज S1 माइनस F1 एंड बेसिस एट टाइम T2 B2 इज S2 माइनस F2. अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो एग्जाम्पल है, फार्मर हैज़ वीट. अब फार्मर हैज़ वीट मतलब ही विल सेल वीट इन द फ्यूचर. इफ़ ही विल सेल वीट इन द फ्यूचर ही कैन गेट डिफरेंट प्राइजेस. जो प्राइस इन द मार्केट होगा वही प्राइस पे ही विल बी एबल टू सेल. अगर वो प्राइस बहुत ज़्यादा कम होगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे, अगर वो प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. तो उसको डिफरेंट पैसे मिल सकते हैं एंड उसको कम पैसे मिल सकते हैं, इसके लिए रिस्क है. तो फार्मर हैज़ वीट, ही विल सेल वीट इन द फ्यूचर. अब whenever someone is planning to sell in the future, हम लोग ने बात की है कि he will take the short hedge. short hedge का मतलब short futures position. तो farmer has wheat, he takes the hedge at time T1. मतलब T1 is the time at which the farmer decides to take the hedge and closes the hedge at time T2. मतलब T2 is the time at which farmer decides to close the hedge. अब S1 and F1. S1 is the spot price of wheat in the market on the day the farmer decides to take the hedge. मतलब wheat का प्राइस चल रहा है 2.50 per kg in the market जिस दिन farmer decides to take the hedge. F1 which is the futures price is 2.20. तो 2.20 चल रहा है futures price in the market. उसका wheat अभी रेडी नहीं है, उसका wheat 3 months बाद, let's say 3 months बाद रेडी होने वाला है. तो he can take a futures position, he will take the short futures position and he can agree to sell his wheat at 2.20 per kg. तो he takes this position क्योंकि he wants to hedge, इसके लिए he takes the position. मतलब F1 will be the price at which he will take the short futures position. That means he will agree to sell at 2.20 irrespective of the market price in the future. So S1 is the spot price and F1 is the futures price at the time the farmer decides to take the hedge. अब S2 and F2 क्या है? S2 is the spot price at the time when the farmer closes the hedge. मतलब spot market में wheat का क्या price चल रहा है जिस दिन पे farmer closes his hedge, यानी कि closes his futures position. और F2 है the futures price at which the farmer will close out his position. तो इस केस में आप देख सकते हैं S2 is 2 per kg and F2 is 1.90 per kg. तो S2 2 है एंड F2 1.90 है. अब ये दोनों डिफरेंट है. अगर ये डिफरेंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एक्सपायरी पे नहीं पहुंचा है? अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे पहुंच गया होता तो S2 एंड F2 वुड हैव बीन द सेम. ये फार्मर जो है वो अपना फ्यूचर्स पोजीशन या अपना शॉर्ट हेज ही इज क्लोजिंग इट बिफोर द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रीचेस इट्स एक्सपायरी. और ये हमें मालूम कैसे पड़ा? ये हमें इसके लिए मालूम पड़ा क्योंकि S2 एंड F2 आर नॉट द सेम. तो अभी हमें S1 मालूम है, F1 मालूम है, S2 एंड F2 ये सब हमें मालूम है. अब बेसिस वन क्या होगा? बेसिस वन होगा S1 माइनस F1 विच इज़ 2.5 माइनस 2.2 विच इज़ 0.3. और बेसिस टू होगा S2 माइनस F2 विच इज़ $2 माइनस $1.9 विच इज़ $0.1. तो अगर हम टाइम पीरियड 1 से टाइम पीरियड 2 पे जाए तो हम ये कह सकते हैं कि द बेसिस हैज़ वीकेंड बिकॉज 0.3 से 0.1 हो गया है. द बेसिस हैज़ रिड्यूस्ड, उसका मतलब होता है द बेसिस हैज़ वीकेंड. ये बस समझने वाली चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब आगे बात करते हैं सेल इन द फ्यूचर. तो टेक्स द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन. ये तो हमें मालूम है द फार्मर हैज़ वीट, ही विल सेल इट इन द फ्यूचर, इसके लिए शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन. अब आगे बात करते हैं, उसने फ्यूचर्स पोजीशन ले ली है at time T1. मतलब he has taken the short futures position. He will agree to sell his wheat at the price of F1 which is 2.20 per kg. तो short at 2.20 at time T1 which is F1. Short at F1. F1 is 2.20. Short at 2.20. अब at time T2
T2 पे जाके उसको ऑपोजिट पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए यू हैव टू टेक द ऑपोजिट पोजीशन। इसके लिए हम लिखते हैं शॉर्ट एट 2.2 एंड लॉन्ग एट 1.9। मतलब F1 पे यू स्टार्ट द फ्यूचर्स पोजीशन एंड F2 पे यू क्लोज द फ्यूचर्स पोजीशन। इसके लिए शॉर्ट एट 2.2 एंड लॉन्ग एट 1.9। अब ये तो समझ गया है, शॉर्ट हेज लेना था इसके लिए शॉर्ट एट F1 और उसको क्लोज करना है इसके लिए लॉन्ग एट F2। ये तो हमें समझ गया। अब इससे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फिगर आउट होगा? शॉर्ट एट 2.2 का मतलब होता है ही अग्रीज टू सेल एट 2.2 और प्राइस हो गया F2 1.9। मतलब इफ एनीवन एल्स वांटेड टू सेल ही वुड हैव हैड टू सेल एट 1.9। फार्मर का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है टू सेल एट 2.2। इफ एनीवन एल्स वांटेड टू सेल दे विल सेल एट 1.9। तो हम बोल सकते हैं ना कि बिकॉज फार्मर इज सेलिंग एट 2.2 व्हेन एवरीवन एल्स कैन सेल एट 1.9, इसके लिए फार्मर को प्रॉफिट हो गया 0.30 पर केजी का। 0.30 पर केजी का उसको प्रॉफिट हो गया। एंड वो प्रॉफिट को हम F1 माइनस F2 भी लिख सकते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि प्रॉफिट इज F1 माइनस F2 विच इज $0.30 पर केजी। ये उसको प्रॉफिट हो गया। अब स्पॉट मार्केट में तो उसको सेल करना ही पड़ेगा। फार्मर के पास वीट है, ही हैज़ टू सेल द वीट इन द स्पॉट मार्केट एट टाइम T2। तो T2 पे जाके वो स्पॉट मार्केट में सेल कर देगा वीट, तो उसको प्राइस क्या मिलेगा? $2 पर केजी। तो उसको $2 मिलेंगे बिकॉज ही सोल्ड इट एट $2। तो सेल एट $2। अब इफेक्टिव प्राइस क्या होगा उसकी बात करते हैं। इफेक्टिव प्राइस होगा $2 जो उसको वीट सेल करके मिला, बट उसके फ्यूचर्स अकाउंट में एक प्रॉफिट भी है। उसके फ्यूचर्स अकाउंट में $0.3 पर केजी का प्रॉफिट भी है। तो उसको $2 भी मिले और उसको वो $0.3 भी मिले। क्योंकि उसको दोनों मिले, इसके लिए उसका इफेक्टिव प्राइस दैट ही गॉट वाज $2.3 पर केजी। अब इस इफेक्टिव प्राइस को हम लिख कैसे सकते हैं? इस इफेक्टिव प्राइस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? S2 प्लस F1 माइनस F2। S2 इज द प्राइस एट विच ही सोल्ड एंड F1 माइनस F2 इज द प्रॉफिट फ्रॉम द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो S2 प्लस F1 माइनस F2 ऐसे लिख सकते हैं। इस इफेक्टिव प्राइस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 प्लस S2 माइनस F2। मैंने बस टर्म्स को रीअरेंज कर दिया है। S2 प्लस F1 माइनस F2 को मैंने लिख दिया है F1 प्लस S2 माइनस F2। ये मैंने लिख दिया। अब ये जो इफेक्टिव प्राइस है इसमें S2 माइनस F2 इज द टर्म विच इज कॉल्ड बेसिस 2। तो हम इफेक्टिव प्राइस ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस B2। अब फार्मर को रिस्क आया क्यों था? आपको दिमाग में याद रखना है कि फार्मर को रिस्क इसके लिए था क्योंकि द प्राइस एट विच ही विल सेल वॉज नॉट नोन टू हिम। इफ द प्राइस एट विच ही विल सेल वॉज नोन टू हिम तो उसका कुछ रिस्क है ही नहीं। रिस्क था ही इसके लिए क्योंकि प्राइस एट विच ही विल सेल कैन बी वेरी लो। ही डजेंट नो व्हाट द प्राइस विल बी, इसके लिए रिस्क है। अब उसको मालूम नहीं है, इसके लिए रिस्क है। तो इफेक्टिव प्राइस को अगर हम ऐसे लिखते हैं F1 प्लस B2, तो F1 प्लस B2 में से कौन सा टर्म इज अननोन टू द फार्मर व्हेन ही टेक्स द हेज? When he takes the hedge, he will know the futures price. F1 is the futures price at time T1. He decides to take the hedge at time T1 and he decides to sell at F1. तो उसको F1 तो मालूम होगा। At the time he decides to take the hedge, the farmer already knows F1. तो उसको जो पूरा का पूरा रिस्क आ रहा है वो B2 के वजह से आ रहा है। अगर उसको पूरा इफेक्टिव प्राइस मालूम होता तो उसके लिए कुछ रिस्क है ही नहीं। उसको इफेक्टिव प्राइस नहीं मालूम है, इसके लिए रिस्क है। अब इफेक्टिव प्राइस में से उसको क्या नहीं मालूम? F1 तो उसको मालूम है बिकॉज F1 इज द प्राइस एट विच ही अग्रीड टू सेल। इट इज द प्राइस, फ्यूचर्स प्राइस एट टाइम T1 एट द टाइम ही टेक्स द हेज। तो ही नोज F1 ऑलरेडी। द थिंग दैट ही डज नॉट नो इज B2। तो B2 इज द टर्म दैट रिप्रेजेंट्स द बेसिस रिस्क। तो अगर उसको बेसिस भी मालूम होता, इफ ही न्यू द बेसिस एट टाइम T2 व्हेन ही टेक्स द हेज, मतलब उसको T1 पे ऑलरेडी B2 मालूम होता अगर, तो उसको पूरा ही इफेक्टिव प्राइस मालूम होता। उसको F1 भी मालूम है और उसको B2 भी मालूम है। अगर उसको F1 और B2 दोनों मालूम है तो उसको इफेक्टिव प्राइस मालूम है, और अगर उसको इफेक्टिव प्राइस मालूम है तो उसके लिए रिस्क है ही नहीं। अब उसको इफेक्टिव प्राइस नहीं मालूम है, और इफेक्टिव प्राइस क्यों नहीं मालूम है? B2 की वजह से। तो B2 represents the basis risk. Whenever you take the hedge, the risk in the hedge is the basis risk which is represented by B2. अब की पॉइंट्स की बात करते हैं। ये मैंने बताया F1 is the futures price at time T1. Farmer takes the short futures position at F1, which means he agrees to sell at F1.
F1 इज ऑलरेडी नोन टू द फार्मर वाइल टेकिंग द पोजिशन। ये मैंने आपको बताया, इफेक्टिव प्राइस के अंदर जो F1 है दैट इज ऑलरेडी नोन टू द फार्मर, तो दैट कैन नॉट मीन रिस्क। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफेक्टिव प्राइस इज F1 प्लस B2, ये हमने बात की। B2 इज नॉट नोन टू द फार्मर, उसको F1 तो मालूम था बट उसको B2 नहीं मालूम था। इफ B2 वॉज नोन टू द फार्मर, he would know the exact effective price he would get by selling, so there is absolutely no risk. रिस्क था ही इसके लिए क्योंकि उसको इफेक्टिव प्राइस नहीं मालूम एट विच ही विल सेल। अगर उसको B2 भी मालूम होता तो देर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क। इसके लिए B2 इज व्हाट इज नोन एज बेसिस रिस्क। अब बेसिस रिस्क कैन इम्प्रूव द पोजिशन और वर्सन द पोजिशन। तो इफेक्टिव प्राइस इज F1 प्लस B2। अगर B2 बहुत ज़्यादा हुआ तो द इफेक्टिव प्राइस दैट ही विल गेट इज F1 प्लस B2। अब फार्मर इज सेलिंग, तो अगर बेसिस ज़्यादा हुआ तो F1 प्लस B2 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव प्राइस एट विच ही विल सेल एट विल बी हायर। तो बेसिस यही नहीं मीन करता कि रिस्क है तो लॉस ही देगा, ये बेसिस रिस्क प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर बेसिस ज़्यादा होगा तो F1 प्लस B2 ज़्यादा होगा, दैट मीन्स द इफेक्टिव प्राइस एट विच द फार्मर विल सेल ज़्यादा होगा। तो बेसिस ज़्यादा है तो फार्मर को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। मतलब basis means risk but it does not definitely mean profit, it can mean profit or loss. अब for short hedge, farmer short hedge ले रहा था, that means he agrees to sell in the future, और sell in the future के लिए effective price है F1 plus B2। तो अगर B2 ज़्यादा हुआ तो he will sell at a higher price। इसके लिए हम लिखते हैं basis strengthen हुआ तो the position improves। मतलब ये समझना important है, basis strengthen मतलब B2 ज़्यादा, B2 ज़्यादा मतलब F1 प्लस B2 ज़्यादा, F1 प्लस B2 ज़्यादा मतलब इफेक्टिव प्राइस द फार्मर विल सेल एट, यानी कि इफेक्टिव प्राइस द शॉर्ट हेज विल सेल एट इज मोर विच इज़ बेनिफिशियल। तो इसके लिए हम लिखते हैं बेसिस स्ट्रेंथन होगा तो पोजीशन इंप्रूव होगी अगर शॉर्ट हेज है, और बेसिस वीकन होगा तो पोजीशन वर्सन हो जाएगी। क्योंकि B2 अगर कम हुआ, अगर B2 इज लेस तो F1 प्लस B2 is less, मतलब the effective price at which he is selling at is less। इसके लिए अगर basis weakens position worsens, और long के लिए exactly opposite होता है। for long basis strengthen होने का मतलब है position worsens, and basis weakens होना मतलब position strengthen। अब farmer has wheat, he takes the hedge at time t1, closes the hedge at time t2, he will take the short futures position because he's selling the wheat in the future। ये सब तो हम लोग को मालूम है, मेरे को एक और डिफरेंट प्राइजेस के साथ एग्जांपल लेना है टू प्रूव अ पॉइंट। इस केस में S1 एंड F1 सेम है 2.50 एंड 2.20, बट S2 एंड F2 जो है वो है $2 एंड F2 इज ऑल्सो $2। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि S2 एंड F2 इज द सेम, इसका ये मतलब है कि द फार्मर इज क्लोजिंग आउट द फ्यूचर्स पोजिशन एट एक्सपायरी, क्योंकि एट एक्सपायरी देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर्स प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। सो इफ यू क्लोज द position at expiry, that means the futures price and the spot price will be the same, so F2 and S2 will be the same if you are closing the futures position at expiry, which means you know that basis 2 will be 0 if you are closing the position at expiry। So B2 will be 0 because S2 and F2 are the same, and S2 and F2 are same because there is a convergence of futures price to spot price। इस केस में basis 1 हो जाएगा 2.5 minus 2.2 which is 0.3, and basis 2 हो जाएगा 0 जिसकी हमने ऑलरेडी बात की। अब sell in the future है, इसके लिए take short futures position, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं futures position में क्या हुआ। short at F1 हमें मालूम है because he is taking the short hedge, तो futures में हमेशा short at F1 and ऑपोजिट पोजिशन एट F2। तो शॉर्ट क्योंकि क्योंकि ही इज टेकिंग द शॉर्ट हेज, अगर लॉन्ग हेज ले रहा होता तो लॉन्ग एट F1 होता और क्लोज करने के लिए शॉर्ट एट F2। इस केस में शॉर्ट हेज ले रहा है, इसके लिए शॉर्ट एट F1 यानी कि शॉर्ट एट 2.20, और ऑपोजिट पोजिशन लेते हैं F2 पे, इसके लिए लॉन्ग एट $2 पर केजी। तो शॉर्ट एट 2.2 लॉन्ग एट 2। तो इसका अब प्रॉफिट एंड लॉस इससे कैसे कैलकुलेट होगा। शॉर्ट एट 2.2 का मतलब होता है ही अग्रीज टू सेल इन द फ्यूचर एट 2.2 irrespective of the market price in the future। लॉन्ग एट 2 का मतलब होता है एट द टाइम दैट ही इज क्लोजिंग आउट हिज पोजिशन F2 चल रहा है 2, इसका मतलब है इफ एनीवन एल्स वांटेड टू सेल दे वुड हैव टू सेल एट 2, बट फार्मर का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है टू सेल एट 2.2, मतलब ही इज सेलिंग एट 2.2 बट इफ एनीवन एल्स वांटेड टू सेल दे वुड हैव हैड टू सेल एट 2। तो इसके लिए फार्मर का 0.20 का प्रॉफिट हो गया, तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इज 0.20।
अब आगे बात करते हैं इन स्पॉट। स्पॉट में तो उसको सेल करना ही पड़ेगा, सेल एट 2, मतलब स्पॉट मार्केट में तो उसको जब वो पोजीशन क्लोज करे उसको सेल करना ही पड़ेगा। तो इस केस में स्पॉट में जाके वो सेल कर देगा एट $2 पर केजी, एट S2 पे वो सेल कर देगा। अब इफेक्टिव प्राइस जो उसको मिला वो क्या होगा? उसने सेल किया $2 में, मतलब उसको $2 मिले। तो एक तो $2 उसको मिले, बट उसके फ्यूचर्स अकाउंट में $0.20 पर केजी का प्रॉफिट भी था। तो effective price that he got, the effective money that he got for selling his wheat was the $2 by selling the wheat, and the point 0.2 in the futures position. So 2 plus 0.2, तो the effective price that he got was 2.20. अब effective price तो हमें मालूम है, we can write it as S2 plus F1 minus F2. S2 is the price at which he will sell, and F1 minus F2 is the profit from the futures position. F1 minus F2 can be a profit or a loss also. In this case we call it the profit from the futures position. अब इफेक्टिव प्राइस क्या होगा? हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1 प्लस S2 माइनस F2, इसकी भी हमने बात की, मैं सिर्फ टर्म्स रीअरेंज कर रहा हूँ। S2 प्लस F1 माइनस F2 को मैं लिख रहा हूँ F1 प्लस S2 माइनस F2। अब F1 प्लस S2 माइनस F2, S2 माइनस F2 इज द बेसिस 2, तो इफेक्टिव प्राइस होता है F1 प्लस B2। अब F1 is already known to the farmer when he takes the futures position, मतलब when he took the futures position at time t1, he agreed to sell only at F1, तो F1 was already known to him। तो इस केस में इफेक्टिव प्राइस में उसको F1 तो मालूम था। He also knew कि he is going to close out the futures position at expiry. If he is closing out the futures position at expiry, इसका ये मतलब होता है कि the spot price and the futures price when he closes his position will be the same। तो उसको B2 भी मालूम है, उसको B2 equal to 0। इस केस में उसको B2 भी मालूम है, यानी कि when he took the hedge उसको effective price मालूम है। तो hedging के अंदर जो रिस्क होता है वो basis रिस्क होता है। इस केस में उसको B2 ऑलरेडी मालूम है व्हेन ही टेक्स द हेज। तो F1 भी मालूम है, B2 भी मालूम है, यानी कि व्हेन ही टेक्स द हेज उसको पूरा इफेक्टिव प्राइस मालूम है। तो इस केस में उसके लिए कुछ रिस्क है ही नहीं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ परफेक्ट हेज। जो पहले वाला सिनेरियो था उसमें उसको F1 तो मालूम था, बट ही वॉज नॉट क्लोजिंग आउट द फ्यूचर्स पोजिशन एट एक्सपायरी। He is closing out the futures position before expiry. If he is closing out the futures position before expiry, there will be a difference in spot price and futures price, which will give rise to basis risk. इस केस में उसको basis already मालूम है, the basis will be zero. He already knows this. If he knows the basis, he knows B2, he knows F1. That means he knows the effective price. तो उसके लिए कुछ रिस्क नहीं बचा. If he knows the effective price, there is absolutely no risk left. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ परफेक्ट हेज। अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो F1 इज द फ्यूचर्स प्राइस एट टाइम T1। फार्मर टेक्स द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन एट F1 which means he agrees to sell at F1। F1 is already known to the farmer while taking the position। तो इफेक्टिव प्राइस में F1 प्लस B2 होता है, जिसमें से F1 is already known to the farmer। अब सेकेंड की पॉइंट की बात करते हैं। इफेक्टिव प्राइस इज F1 प्लस B2। इन दिस केस B2 is also known to the farmer। हमने बोला है कि फार्मर इज क्लोजिंग आउट द फ्यूचर्स पोजीशन एट एक्सपायरी, एंड एट एक्सपायरी द बेसिस इज जीरो बिकॉज देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर्स प्राइस एंड स्पॉट प्राइस व्हेन द फ्यूचर्स आर एक्सपायरिंग। तो इफेक्टिव प्राइस क्या होता है? F1 प्लस B2। इन दिस केस B2 is already known to the farmer। B2 will be zero because he is closing the position at expiry. When futures are expiring, there is a convergence of futures price to spot price, which means both futures price and spot price will be the same, and therefore basis 2 will be 0। अब लास्ट की पॉइंट की बात करें तो इफेक्टिव प्राइस इज F1 प्लस B2। हमने बात की both F1 and B2 are known to the farmer when he takes his position, so he knows the effective price that he will get। if the farmer knows the effective price that he is going to get in the future, that means उसका पूरा position hedge हो चुका है, there is absolutely no risk, therefore this absolutely no risk, and this is called as a perfect hedge।